अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज एंटी टेस्ट के हवाले से जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल इस सेंस में है कि उसमें कैलकुलेशंस हैं और उन कैलकुलेशंस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और कॉन्सेप्चुअली इस लिहाज से भी है कि आपने इस वर्ड को, इस टॉपिक के मतलब को समझना है आपने। स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। दो बातें हैं, एक मोल और दूसरा एवोगैड्रो नंबर। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं मोल और एवोगैड्रो के कॉन्सेप्ट से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली मोल। हम मोल किसे कहने जा रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट, मोल समझाने से पहले मैं आपको चंद एक जरूरी बातें बताऊंगा और वो चंद एक जरूरी बातें स्टूडेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक वर्ड स्टूडेंट मैंने लिखा है लाइक एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट ये मैंने 12 लिखा है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट को कि हमने इस 12 के साथ ग्राम लिखना है या एएमयू लिखना है। स्टूडेंट, जब वर्ड आएगा ना एटॉमिक मास तो आप लिखेंगे एएमयू। मींस ये एक कार्बन एटम का मास है। और आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जो 1 एएमयू की वैल्यू है ना, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज पावर -24 ग्राम स्टूडेंट इसकी वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को हम दो वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोग्राम में भी स्टूडेंट कन्वर्ट कर सकते हैं और मिलीग्राम में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 1 एएमयू की वैल्यू। अब स्टूडेंट आप देखें कि जो 1 एएमयू की वैल्यू ये बहुत स्मॉल वैल्यू है और किसी भी एटम का मास अगर आपने ग्राम्स में याद करना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाए। बिकॉज देखें 1 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है। हमने कार्बन का एटॉमिक मास लिखा 12 और अगर हम इसी कार्बन के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो स्टूडेंट देखें अगर 1 एएमयू इतने ग्राम्स के इक्वल है तो इसका मतलब है अगर आपने कार्बन का मास स्टूडेंट लिखना हो ना ग्राम्स में तो आप 12 एएमयू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मास आएगा कार्बन का इन ग्राम्स। तो स्टूडेंट देखें यहां पे mass of 1 कार्बन एटम। अब स्टूडेंट जब वो ग्राम में लिखने जाएंगे ना आप, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको 12 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 रेज पावर -24 से। तो स्टूडेंट अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हुए हैं कार्बन के एटॉमिक मास को। तो स्टूडेंट देखें एक एटम का मास जो है वो ग्राम में याद रखना कितना मुश्किल काम होगा। तो हर एटम का मास आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप उसको याद रखें, इसलिए स्टूडेंट हम उसको एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट ये तो बात होगी, इसके एक्सप्रेशन की बात होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट ये है कि हमारा ताल्लुक सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ नहीं है, हमने प्रैक्टिकली फील्ड में ये कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी होती हैं। मींस फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपने जो ना वो 1 मोल कार्बन एटम लेके आने हैं, तो कितने एटम्स लेके आएंगे कार्बन के, काउंट भी नहीं कर सकते। चलिए हम उस तरफ आते हैं। अच्छा जी, हम ये चाहते हैं कि हम कार्बन को जब मेजर करें ना स्टूडेंट तो हम उसे ग्राम में मेजर करें या ऐसे यूनिट में ले आए जिसमें उसको मेजर करना आसान काम हो। अब नॉर्मली क्या होता है, हम जब किसी भी चीज के मास की बात करते हैं स्टूडेंट तो वो ग्राम, किलोग्राम या मिलीग्राम्स में बात करते हैं। मिलीग्राम्स में तो क्वांटिटीज बहुत थोड़ी हो जाती हैं और उसमें डेफिनेटली हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्राम्स की और किलोग्राम्स की। लेकिन यहां पे स्टूडेंट हम सिर्फ और सिर्फ ग्राम को डिस्कस करेंगे कि हमने एटम्स के मास को ग्राम में लेके आना है। इसका मतलब है कि ये एक एटम का मास है, तो मुझे कितने कार्बन के एटम जोड़ने पड़ेंगे कि जिसको जोड़ने से, जिनको इकट्ठा करने से, जिनको जमा करने से मैं किसी ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाऊं जिसमें मुझे मेजर करना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने कुछ एटम्स लिए। कितने एटम्स लिए स्टूडेंट, मैंने लिए 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 कार्बन एटम्स ले लिए मैंने।
ठीक है स्टूडेंट, ये पावर 23 है और प्लस 23 है, नेगेटिव नहीं है। मैंने इतने कार्बन एटम्स को जोड़ा तो स्टूडेंट इनका मास जो ना अब ग्राम में कितना हो जाएगा, वो 12 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि एक कार्बन एटम का मास भी 12 है, और जब आपने बहुत सारे कार्बन एटम के मास को जोड़ा तो तब भी 12 आया, लेकिन इसके साथ मैंने एएमयू लिखा था और इसके साथ स्टूडेंट मैंने ग्राम लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि हम जब भी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट वो एटॉमिक मास एएमयू में लिखा जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको एक सूटेबल नंबर है, कांस्टेंट है, जिससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, क्योंकि जो 1 एएमयू की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स है, लेकिन इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हम इसको एक ऐसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें इसको मेजर करना आसान हो। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने इतने एटम्स को इकट्ठा कर लिया। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कार्बन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट, ये रूल हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आपको इतने एटम्स लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, मतलब अगर फर्स्ट करें सोडियम का एटॉमिक मास स्टूडेंट आप 23 लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे तो उसका मास 23 ग्राम होगा। अगर एक सोडियम का एटम होगा तो 23 एएमयू है, लेकिन अगर आप इतने एटम्स को जोड़ देंगे, जमा कर लेंगे, तो स्टूडेंट वो 23 ग्राम्स कहलाएगा। मतलब वो अब रीडेबल वैल्यू है, अब मेजरेबल वैल्यू है। चलें एक और बात करते हैं जी, ये वैल्यू असल में है क्या? तो स्टूडेंट इसी वैल्यू को तो हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको हम एक खास नाम दे रहे हैं और इसको हम कहते हैं 1 मोल कहते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट देखें, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं जी भैया मुझे अंडे चाहिए। अब उसके साथ कोई ना कोई यूनिट मेंशन करना जरूरी है। मींस अगर आपको चीनी लेने जाना है बाजार से, तो आप दुकानदार को जाके बोलेंगे मुझे 1 चीनी दे दो। अब उस एक के साथ कुछ मेंशन करना है, तो आप बोलते हैं जी 1 किलोग्राम। अब किलोग्राम यूनिट है। इसी तरह आप जो ना वो अंडे लेने चले गए हैं, तो आपने बोला है मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो, 1 डजन ऑफ एग्स। अब जब भी आप 1 डजन का वर्ड यूज करते हैं, 1 दर्जन का लफ्ज स्टूडेंट यूज करते हैं, तो आपके जहन में फौरन से क्या आ जाता है? एक डिजिट आता है, एक मखसूस कांस्टेंट नंबर आता है जिसको हम कहते हैं 12 कहते हैं। मींस आप किसी भी चीज को जब 12 लिखते हैं तो आप उसे कहते हैं 1 डजन, 1 दर्जन हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट जब हमने किसी भी केमिकल स्पीशी के इतने पार्टिकल्स लिखे ना 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो उसको हमने एक मखसूस नाम दे देना है स्टूडेंट। वो मखसूस नाम है जी 1 मोल का। जैसे 1 डजन है ना, 1 दर्जन। ठीक है जी, इसमें अब मैं यहां पे साथ ये भी लिख देता हूं, हम यहां पे लिखते हैं 1 डजन। ठीक है, इसमें जैसे एक मखसूस नंबर है 12 का, तो स्टूडेंट 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। यहां पे इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब स्टूडेंट इन पार्टिकल्स में क्या क्या शामिल हो सकता है उसके बारे में भी स्टूडेंट आप याद रखिएगा। इन पार्टिकल्स से मुराद स्टूडेंट यहां पे किसी भी केमिकल स्पीशी के एटम्स हो सकते हैं, किसी भी केमिकल स्पीशी के इतने मॉलिक्यूल्स हो, मतलब आप 1 मोल कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं। आप 1 मोल वाटर की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट आप इसी तरह बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट्स की। मैं यूनिट्स के लिए सिंपल यू लिख रहा हूं। फॉर्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसमें स्टूडेंट 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। और स्टूडेंट यही टर्म्स फिर हम यूज करेंगे आइंस के लिए भी यूज करें। तो पार्टिकल से मुराद यहां पे एटम, आइन, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट कंसीडर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट जब आप 1 डजन एक्स की बात करते हैं उसमें भी 12 है। आप 1 दर्जन बाजार से माल्टे लेते हैं स्टूडेंट, उसमें भी कितनी क्वांटिटी है? उसमें भी 12 होगी। आप 1 डजन
पेन खरीद के लाते हैं, पेन जो होते हैं लिखने वाले स्टूडेंट, उसमें भी क्या होंगे 12 का नंबर ही मौजूद होगा। तो स्टूडेंट 1 मोल असल में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट फिगर है, जिसको हम 6.02 इंटू 10⁻23 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस क्वांटिटी को हम फिर जो ना मोल का नाम दे देते हैं। ये तो स्टूडेंट हमने अंडरस्टैंड किया है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को, कि मोल असल में हम किस चीज को बोल रहे हैं, मोल किस बला का नाम है, किस जिन का नाम है, जो हमें समझ नहीं आता। तो स्टूडेंट आई थिंक सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हमने एक एटम के मास से स्टार्ट किया, हमने एएमयू की बात की, हमने उस एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका देखा, फिर हमने देखा कि उस ग्राम को हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम कैसे मेजर कर सकते हैं इतनी छोटी वैल्यू को। तो हमें उसे एक ऐसे यूनिट में लेके आना पड़ेगा ताकि उसको हम जो ना वो मेजर भी कर सकें। तो अब देखें 12 ग्राम है, 23 ग्राम है, इवन के 1 ग्राम है, आप उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या किया हमने, एक मखसूस नंबर था जिसको हमने इकट्ठा किया। मतलब अगर आप किसी भी स्पीशी के इतने एटम इकट्ठे कर लेंगे ना, तो स्टूडेंट उस क्वांटिटी को फिर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल सी आसान सी बात स्टूडेंट क्या है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मेंशन है ना, आप सिर्फ उसके साथ ग्राम लिख दें। एक एटम का मास एएमयू, और जब आप उसके साथ स्टूडेंट मैस के साथ ग्राम लिख देंगे ना स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, मोलर मैस बन जाएगा। अब ये स्टूडेंट ये जो 12 है ना, 12 असल में ये अब कार्बन का कहलाएगा मोलर मैस कहलाएगा। मतलब ये अब 1 मोल का मैस है, ये 1 मोल क्वांटिटी का मैस हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो अब यहां पे हम फर्दर कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर मोलिक्यूल्स। अगर हमारे पास पानी के इतने मोलिक्यूल्स मौजूद हैं तो स्टूडेंट हम उसे बोलेंगे 1 मोल। तो मैंने अगर आपसे बोला है कि बेटा 1 मोल पानी लेके आए, तो क्या आप इतने मोलिक्यूल्स को काउंट करना शुरू कर देंगे? नहीं। इसके लिए भी हमने आसान हल ढूंढ लिया है कि वाटर का जो स्टूडेंट मोलिकुलर मास होगा ना, वो 18 है। ठीक है, वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो 18 है। आपने अगर इसके साथ एएमयू लिख दिया है तो स्टूडेंट ये 1 मोलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर आपने लिख दिया है 18 ग्राम, अब ये इसका मोलर मास बन चुका है। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं बेटा 1 मोल पानी लेके आए, तो इसका मतलब है कि आप 18 ग्राम मेजर करेंगे, तो स्टूडेंट वो हमारे पास 1 मोल होगा वाटर का, और उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सिमिलरली देखें, अगर स्टूडेंट मैं यहां पे लिखता हूं जी 6.02 इंटू 10⁻23 NaCl फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, ये भी किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। तो अगर मैं बेटा आपसे कहता हूं कि 1 मोल NaCl लेके आए, या मैं आपसे कहता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट्स लेके आए, तो अब आप काउंट करना शुरू कर देंगे? नहीं स्टूडेंट, हम काउंट नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास जो ना वो ग्राम में एक्सप्रेस किया था, इसी तरह हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जब फॉर्मूला मास ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे, 58.5 ग्राम लिख देंगे इसको, तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, इसका मोलर मास कहलाएगा। तो देखें स्टूडेंट, क्वांटिटीज को डील करना आसान हो गया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इस चीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमने एएमयू से ग्राम तक का जो सफर है वो कैसे तय किया। 1 मोल किस बला का नाम है, 1 मोल किस जो ना आपके लिए ड्रैकुला का नाम है। आई थिंक सो कि आपने इसको बड़े अच्छे से जो ना वो अंडरस्टैंड किया होगा। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे उन क्वांटिटीज की जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब यहां पे स्टूडेंट चंद एक बातें बड़ी जरूरी, आपको यह बात याद रखनी है कि असल में एंटी टेस्ट के अंदर आपसे पूछा क्या जाना है, उस चीज की तरफ आपने आना है। तो देखें स्टूडेंट, मैं यहां पे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो ना आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें सबसे पहले मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला स्केच की फॉर्म में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, आपने उस फॉर्मूले को देखना है, वो फॉर्मूला इस पूरे टॉपिक का की पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, मेन चीज है, जिसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। स्टूडेंट, ये है वो स्केच जो आपने याद रखना है। इसमें वो सारे फॉर्मूलाज मौजूद हैं जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द टॉपिक ऑफ मोल। अब देखें कौन कौन सी क्वांटिटी स्टूडेंट हमारे पास हो सकती हैं। हमें जो चीजें गिवन होंगी स्टूडेंट, इसी टॉपिक को कंप्लीट करते ही ना हमने अगली बात करनी है स्टाइकोमेट्री की। तो आप याद रखिएगा, जो स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशंस हैं वो मोल उसकी बेसिस है।
तो ये टॉपिक स्टूडेंट आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम मूव नहीं कर सकते। पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे आपको इसकी जरूरत पेश आने वाली है, मोल के टॉपिक है। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज हो सकती हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस में, कोई रिएक्शंस आप कर रहे हैं, आपको मास गिवन हो सकता है रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन हो सकता है इन द केस ऑफ गैसेस, पार्टिकल्स गिवन हो सकते हैं आपसे, नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कि हमने बात की 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की हमने बात की है। तो स्टूडेंट देखें, हमने असल में से कन्वर्ट करना है मोल में। आपको कोई भी चीज गिवन हो और किसी भी चीज के बारे में पूछा जा सकता है, मींस रिएक्टेंट का मास गिवन है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रोडक्ट का मास या प्रोडक्ट का वॉल्यूम या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट उसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने ना मोल तक पहुंचना है। अब मोल तक पहुंचने के स्टूडेंट तीन रास्ते हमारे पास, तीन फॉर्मूलाज हैं। अगर आपने मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट जो भी सब्सटेंस है उसका जो मास गिवन है उसी सब्सटेंस के मोलर मास से उसको डिवाइड करते हैं। अगर वो एटम है तो उस एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो उसका मोलर मास कहलाएगा। अगर वो एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका मोलर मास भी कहलाएगा। तो आपने क्या करना है, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, मोल। इसी तरह गिवन वॉल्यूम को, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो मोल बन जाएगा। अब मोलर वॉल्यूम की स्टूडेंट वैल्यू क्या होती है, मोलर वॉल्यूम हमारे पास होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखिएगा, एक मोल गैस का वॉल्यूम हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम ये कहते हैं कोई भी गैस हो, चाहे वो पोलर है, नॉन पोलर है, मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल है, मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है, उसके 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट जो भी वॉल्यूम आपको गिवन है वो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मतलब अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन भी है तो उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लें, और उसको डिवाइड करना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब में। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, मोल की वैल्यू आ जाएगी। मींस आप वॉल्यूम को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी गिवन है आपको, आपने उसको डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो कांस्टेंट से, वो मोल में चेंज हो जाएंगे। मींस मोल फाइंड करने के अब तीन फॉर्मूलाज हमारे पास स्टूडेंट आ चुके हैं। मास को मोल में चेंज करना है तो मोलर मास से डिवाइड करें, वॉल्यूम को मोल में चेंज करना है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें, अगर आपने पार्टिकल्स को चेंज करना है मोल में तो आप एवोगैड्रो कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम है कि मोल फाइंड करने आप। अब जब मोल हमारे पास स्टूडेंट आ गए ना, तो आप इसको किसी भी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में और पार्टिकल्स में। जो काम हमने पहले किया ना उसी का ऑपोजिट कर देना। पहले मल्टीप्लाई था, सॉरी डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने मोल्स को अगेन मास में चेंज करना है तो आप उसी सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब आपका स्मॉल मौजूद है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका मोलर मास फाइंड करें, सॉरी मास फाइंड करें, तो आप उस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ। ठीक है जी। अगर आपको मोल्स गिवन है और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप उसको मोलर वॉल्यूम से, मींस 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपने मोल्स को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तो स्टूडेंट उसके लिए आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसकी बेस पे हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। और वो कैलकुलेशन करने से पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने लगा हूं। मींस स्टूडेंट परेशान होते हैं कि मोल का अगर क्वेश्चन आ जाता है एंटी टेस्ट में तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। मींस वो वैल्यूज तो बिना कैलकुलेटर के जो है वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट मैं अभी आपके सामने जो कैलकुलेशन करूंगा वो सारी बगैर कैलकुलेटर के होंगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, इंतहाई आसान है। सिर्फ आपने एक्टिवली गौर से चीजों को सुनना है और देखना है कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। और ये जितनी मैंने यहां पे वैल्यूज लिखी ना स्टूडेंट, इसके अलावा पेपर में और कोई वैल्यू नहीं आएगी। आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट, जैसे भी स्टेटमेंट हो, चाहे उसमें मास गिवन हो, चाहे उसमें वॉल्यूम गिवन हो, चाहे उसमें पार्टिकल्स गिवन हो, उसका एक खास मकसद, एक खास नंबर होगा, इसके अलावा वो नहीं पूछ सकते। अब वो क्या वैल्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, ये वो नंबर्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो भी चीज आपको गिवन होगी ना, चाहे आपको डायरेक्ट मोल्स गिवन है, आपको किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है, आपको किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है, या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो इन्हीं में से कोई एक क्वांटिटी होगी। 1 मोल तो सबको पता है। ठीक है जी। अब फर्ज करें स्टूडेंट अगर 2 मोल हो जाते हैं तो देखें आपने पता है करना है स्टूडेंट, आपने बस इस नंबर को देखना है, आपने इस पावर को नहीं छेड़ना। आप 6.02 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 12.04 पावर एज इट इज आ जाएगी।
ये 2 मोल की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट एक और बात, अगर हम ना इस पॉइंट को इधर ले आए ना, तो ये 1.2 मैं एक करके दिखा सकता हूं, सिर्फ एक आपको करके बताता हूं। देखें ये क्या हो जाएगा, 1.204 इंटू 10⁻²4, क्योंकि हम पॉइंट इधर आ गए तो पावर बढ़ गई है, तो ये जब ऊपर जाएंगे ना तो अब पावर्स 24 में भी आ सकती है। 2 तरह से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है जी, मैंने एक आपके लिए सोल्व कर दी, बाकी आप खुद सोल्व कीजिएगा। अब देखें स्टूडेंट, अगर 3 मोल हो जाते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करें। जब 6.0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18.06 इंटू 10⁻23, और अगर आप ये पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 1.8 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। स्टूडेंट आप यूं समझे कि मोलुलर टॉपिक में ना फ्रैक्शन के बाद एक डिजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कैंडिडेट टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें फ्रैक्शन के बाद जो वैल्यूज चेंज हो रही है वो अप टू 3 डेसिमल हो। मींस नॉर्मली ऐसे होता है कि फ्रैक्शन के बाद 1.2, मतलब फर्ज करेंगे कोई आंसर्स हैं 1.204 जैसे मैंने लिखा है, दूसरी ऑप्शन होगी 1.404। मीन पॉइंट के बाद जो 2 आ रहा है ना, वो 2 कोशिश होती है वो रिपीट ना करे, क्योंकि अगर वो रिपीट होगा इसका मतलब है पहला डेसिमल सेम है, आपको 2 डेसिमल तक आंसर ढूंढना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट देखें, अगर 4 मोल पे आप आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें 400, तो स्टूडेंट देखें क्या हो जाएगा, 24.08 इंटू 10⁻23। कितनी आसान बातें हैं। 5 में जब जाएंगे तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये देखें ये हो जाएगा 30.10 इंटू 10⁻23। और स्टूडेंट इसी को देखिए, अगर फर्स्ट करें, मैं इसको भी आपके लिए कर देता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.01 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। कितनी आसान सी बातें हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखें 0.5 मोल पे हम आते हैं, हम इसी क्वांटिटी को हाफ करेंगे, मतलब हमने पावर नहीं छेड़नी, हम इतने हिस्से को हाफ करेंगे, तो 6 का हाफ कितना स्टूडेंट होगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा इंटू 10⁻23 हो जाएगा। कितना आसान, आधा मोल हो गए। अब 0.5 ना स्टूडेंट, इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। 0.25 है स्टूडेंट, इसको 0.25 को 1/4 भी बोल सकते हैं, चौथा हिस्सा। अब हमने इसका हाफ कर देना 3.01 का। स्टूडेंट देखें 3 का हाफ करें तो बनता है 1.5, आगे पावर लिखते हैं। आपको इससे आगे वाली फ्रैक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, एक डेसिमल तक रहे आप। ठीक है जी, अब देख लें स्टूडेंट, मैंने अभी तक कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, आपके सामने वैल्यू सोल्व हो रही है, और इसके अलावा पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। ठीक है जी, इन्हीं क्वांटिटीज के इर्द गिर्द रहेंगे। मींस अगर आपको वॉल्यूम भी गिवन है ना, तो स्टूडेंट वो वॉल्यूम या तो 1 मोल का होगा, या 2, 3, 4, 5 मोल का हो सकता है, या वो 0.5 मोल का वॉल्यूम होगा, 0.25 मोल का वॉल्यूम हो सकता है, 0.1 मोल का वॉल्यूम हो सकता है। हम उसको भी, वॉल्यूम को भी साथ साथ डील करेंगे। 0.1 मोल देखें स्टूडेंट, बड़ी ही आसान सी बात, बहुत ही आसान बात। देखिए पहले 1 मोल था तो 6.02 इंटू 10⁻23 है ना, अब आप 0.1, यानी कि आप 1.0 पे थे, आप 0.1 पे आ गए, सिर्फ एक पावर कम कर दें, 6.02 इंटू 10⁻22 कर दें, कितना आसान हो गया। अब है 0.05 का मतलब है कि आपने 0.1 का हाफ कर दिया। इसी क्वांटिटी को लिखें, इसी को हाफ कर दें, ये ले जी, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके पास, और 0.001 है, तो स्टूडेंट देखें, आप देखें पहले 0.1 था, ठीक है, 0.01 में अगर करूंगा तो एक पावर कम होगी, 0.001 करूंगा तो 2 पावर्स कम हो जाएंगी, मींस 6.02 इंटू 10⁻20 हो जाएगी। क्योंकि देखें मैं 1 मोल से 0.1 मोल पे आया तो मैंने एक पावर कम की। ठीक है जी, अब 0.1 के बाद आता है 0.01, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी आती है। अगर मैं 0.01 पे आता तो पावर 21 होती, 0.001 पे आया तो पावर कितनी होगी स्टूडेंट, 20 होगी। अब स्टूडेंट अगली बात आती है वॉल्यूम की, आ जाती है। अब देखें जी, 1 मोल का वॉल्यूम हमारे पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब जरा इसको डबल करना शुरू कर दें आप। स्टूडेंट देखें डबल इसका क्या होगा, 22.414 है ना स्टूडेंट, इसको आप डबल करें, 22 का डबल हमारे पास क्या होगा, वो ऑलमोस्ट 44.8 डेसीमीटर क्यूब ले लें, इससे आगे आप ना जाए। ठीक है जी, अब देखें स्टूडेंट 3 मोल है तो 22.414, इसका डबल लें, 22 का 3 गुना लेंगे तो 66 बनेगा, फ्रैक्शन के बाद एक वैल्यू और चेंज हो जाएगी, ऑलमोस्ट 67 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप इसका 4 गुना लेंगे स्टूडेंट तो वो तकरीबन अराउंड 89 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी,
बड़ी आसान सी बातें, इसमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं। आप पहली जो बेस वैल्यू ना उसके अकॉर्डिंग आगे कैलकुलेशन करते जाएं। अब इसका हाफ करें। देखें जी, इसको डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कुछ बातें बड़ी आसान आसान सी स्टूडेंट मैं यहां पे लिख दूं। देखें, आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ठीक है जी। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर आप डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना चाहते हैं, मींस आप क्या करेंगे, ये देखें, हमारे पास वैसे तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं स्टूडेंट, और जो 1 DM क्यूब होता है ना, ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें, इसको हाफ करें, 22.414 को आप हाफ करेंगे स्टूडेंट। देखें 22 का हाफ कितना हो गया, 11। 414 इसका हाफ होगा 207 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये 22414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये 11207 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब जरा इस पे आ जाएं, 1/4 इसको मजीद हाफ करें। अब 11 का स्टूडेंट हाफ क्या होगा, 11 का हाफ होगा 5.5। ठीक है जी, 5.5 डेसीमीटर क्यूब। आपको ऑलमोस्ट राउंड ऑफ वैल्यूज स्टूडेंट याद होनी चाहिए। अब देखें जी, पॉइंट 1 पे आ जाएंगे तो 22.41 था ना, अभी हो जाएगा 2.2414 डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये वो तरीका है जिसके जरिए हम इन वैल्यूज को आसानी याद कर सकते हैं। ठीक है। और हम देखें 5 मोल का मतलब क्या है, 5Na। ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या है, 1Na। ठीक है जी। 0.5 मोल का मतलब क्या है, 0.5 Na के इक्वल इसमें नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है। तो आपको ना किसी भी तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मोल का नाम लिख के पूछा जा सकता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट का सिंबल देके पूछा जा सकता है। स्टूडेंट ये हैं वो सारी क्वांटिटीज, ये हैं वो सारी वैल्यूज जो आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जाएंगी, और स्टूडेंट एग्जामिनर इसी के अंदर रहेगा। इन क्वांटिटीज से बाहर वो कुछ नहीं पूछने वाला एग्जामिनर आपसे। अगर आपको ये देख लीजिएगा स्टूडेंट के जो गिवन है, अगर मैथ्स गिवन है तो वो इनमें से किसी चीज का मैथ्स होगा, मींस वो जिस भी सब्सटेंस का मैथ्स होगा ना, वो मैथ्स या तो 1 मोल के इक्वल होगा या इनमें से किसी भी क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स याद रखने हैं, आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका आंसर भी परफेक्ट होगा। अगर वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम भी इन्हीं में से किसी का होगा, मतलब 1 मोल से मैक्सिमम 5 मोल तक ऊपर चले जाएं और 1 मोल से ही आप 5 क्वांटिटीज नीचे आ जाएं, इसी के अंदर आप रहिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्टिकल्स गिवन है तो स्टूडेंट पार्टिकल्स भी इसके अंदर अंदर ही आपको गिवन होंगे, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस में वैल्यूज नहीं आने वाली। आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, और स्टूडेंट जब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो क्वांटिटीज को, वैल्यूज को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं उन सारे क्वेश्चंस की जो एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं मोल के टॉपिक को लेके। इसी फॉर्मूले को देखते हुए, इसी फॉर्मूले को याद रखते हुए स्टूडेंट हमने अब मूव करना है क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट मोल से रिलेवेंट अब हम कैलकुलेशन जो करने लगे हैं उसमें हम एक एज एन एग्जाम्पल लेंगे किसी भी क्वांटिटी को। यहां पे मैंने जो क्वांटिटी यूज की है स्टूडेंट, मैंने 49 ग्राम H2SO4 ली है। तो स्टूडेंट जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको पेपर में आ सकती हैं, हम देखेंगे किस तरह से उनको सॉल्व करना और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेवेंट पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहली बात वही होगी कि आपको अब जो क्वांटिटी गिवन है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज स्टूडेंट आपने फाइंड करनी होंगे ना, वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स। आपने स्टूडेंट करना यह है कि जब भी एंटी टेस्ट से रेलिवेंट आप मोल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी ना, आपने पहले फॉर्मूला लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। बगैर फॉर्मूला लिखे स्टूडेंट आप कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्हें तो ऑलरेडी चीजों का आइडिया होता है, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो आपके कोचेज होते हैं, उनको आइडिया होता है। लेकिन चूंकि आप ये चीजें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी विदाउट फॉर्मूला उसको सॉल्व करना। मीन जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं ना, कि आपने उसको दिमाग में सॉल्व कर लिया है, तो आपके लिए जरा स्टार्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो स्टूडेंट देखें, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं किस तरह से, हम नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से।
ठीक है जी। मैस ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एम से और मोलर मैस को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें इस कैलकुलेशन में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 49 डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट आप एंटिटेस्ट करने जा रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं। ये आप मैट्रिक से लेके एफएसए तक बड़ी दफा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास हमारे पास मौजूद है वो है 98। ठीक है जी, 98 इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट देखें जो 49 ग्राम मैंने क्वांटिटी ली है ना, ये एक्चुअली 0.5 मोल्स की क्वांटिटी है। ठीक है जी, हमारे पास 0.5 मोल आ गए। तो सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती है किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल है। मैस गिवन है तो उसको मोलर मैस से डिवाइड करना है, वॉल्यूम गिवन है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है स्टूडेंट तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। ये भी हमने चीजें देखी। आपने उस फॉर्मूले को नहीं बोलना जो मैंने आपको मोल से एलिमेंट लिख के दिया। अब इससे अगली क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट, इससे अगली क्वांटिटी होगी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये कोई आयनिक कंपाउंड होता तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास स्टूडेंट होती है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की। और अगर ये गिवन क्वांटिटी हमारे पास कोई एलिमेंट होता तो हम नंबर ऑफ मोल्स के बाद डायरेक्ट एटम्स पे आ जाते उसके, क्योंकि एलिमेंट्स में एटम होते हैं और डेफिनेटली हमारे पास कोई कंपाउंड हो तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए जाते हैं या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का स्टूडेंट फॉर्मूला होगा कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। अच्छा, जब आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जी हमारे पास यहां पे स्टूडेंट क्या वैल्यू आने लगी है जी नंबर ऑफ मोल्स की, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। आपने 0.5 को जब मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर के साथ तो स्टूडेंट देखें असल में आपने हाफ मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.01 इंटू 10⁻23। अब ये क्या हमारे पास है, ये आए हैं H2SO4 मोलिक्यूल्स आ गए हैं। मींस अगर आपके पास 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है स्टूडेंट तो उसमें इतने मोलिक्यूल्स मौजूद होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड कर लिए स्टूडेंट। अब सारी बातें यहां से स्टार्ट होनी है। मींस ये जो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की, अब ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल स्टूडेंट अगर एक्चुअली देखा जाए ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये 0.5 Na के इक्वल है जो अभी हमने क्वांटिटी सॉल्व की थी, ये 0.5 Na के इक्वल है। अब देखें स्टूडेंट यहां पे वो असल काम स्टार्ट होना है जो मेन एंटिटेस्ट का काम है, यहां से अब सारी क्वांटिटी स्टार्ट होनी है। मींस हर क्वांटिटी मॉलिक्यूल से अब चलेगी। देखें अब सबसे पहली बात आपसे क्या पूछी जा सकती है, सबसे पहली बात स्टूडेंट देखें यहां पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। देखिए जी हमारे पास यहां पे दो चीजें हैं नंबर ऑफ एटम्स में। एक तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं टोटल एटम्स, टोटल एटम्स। अब टोटल एटम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल देखें H2SO4 का, इसमें टोटल कितने एटम्स मौजूद हैं, 7 एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, कि अगर एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं तो स्टूडेंट हमारे पास तो इतने मॉलिक्यूल हैं 3.01 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करना है अब आपने 7 के साथ। ठीक है जी, आप जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट आपके पास आंसर आना है 3.5 Na। ठीक है जी, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना ना, देखें 7 को 3.01 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, जब इसको 3.01 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आएगा 21.07 आ जाएगा। ठीक है जी, 21.07। जब ये वाली क्वांटिटी इस 7 से मल्टीप्लाई होगी, अब आपको स्टूडेंट इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना आ जाना चाहिए। मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है 3.5 Na। स्टूडेंट आपको ऑप्शन में 3.5 Na भी गिवन हो सकता है, आपको ऑप्शन में इसकी वैल्यू भी गिवन हो सकती है जो कि 21.07 और आगे स्टूडेंट एज इट इज पावर आ जाएगी, पता होना चाहिए। एक तो देखें टोटल एटम हो गया स्टूडेंट, मींस एक इसमें बात आपसे पूछी जा सकती है टोटल एटम। स्टूडेंट दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है और वो होंगे
इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है स्टूडेंट, एक बात याद रखें, मैस गिवन है तो उसको मोल में चेंज कर लें, वॉल्यूम गिवन है उसको मोल में चेंज कर लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको मोल में चेंज कर लें, और उससे आगे जो मर्जी फाइंड करते जाएं। मोल से मॉलिक्यूल निकाल लें, मोल आ गए आपके पास, एटम भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटम निकालने से पहले आपको मॉलिक्यूल्स का पता होना जरूरी है। इंडिविजुअल एटम्स की अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं तो स्टूडेंट इसमें ना अब कुछ बातें आएंगी। वो बातें अगर हम H2SO4 को लें तो स्टूडेंट अब यहां पे देखें, हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स आ सकते हैं, हमारे पास सल्फर एटम्स आ सकते हैं, और तीसरी चीज स्टूडेंट यहां पे आ सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स। अब किस तरह से फाइंड करेंगे आप इसको इंडिविजुअली? स्टूडेंट देखें, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आपने क्या किया स्टूडेंट, इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल आ जाएगा Na। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर के केस में स्टूडेंट हमारे पास आंसर 0.5 Na ही रहेगा। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 मोल बन जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आ जाएंगे। अब सल्फर का एक एटम है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल में अगर सल्फर का एक एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन के केस में स्टूडेंट हमारा आंसर होगा 2Na। इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, क्या आपसे वो कहेंगे जी 49 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन 1 Na ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 0.5 Na सल्फर एटम्स, 2 Na ऑक्सीजन एटम, और फोर्थ ऑप्शन हो सकती है ऑल ऑफ दीज की, तो डेफिनेटली स्टूडेंट वो हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा। अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, टोटल एटम्स की बात कर ली, स्टूडेंट इंडिविजुअल एटम्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आयंस की बात करते हैं। अब आयंस के लिए स्टूडेंट क्या होगा, हम यहां पे ना इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। मैं यहीं पे इक्वेशन लिखता हूं इसकी, देखें ये H2SO4 है, मैं इसको स्टूडेंट आयोनाइज करने जा रहा हूं। इसमें 2 पॉजिटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन स्टूडेंट इसमें बन रहे। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, जब हमने यहां पे फाइंड करना है हाइड्रोजन आयंस को, अब देखें यहां पे क्या होगा। अब अगली बात देखें, पहली बात ये होगी, दूसरी बात इसमें देखें स्टूडेंट, दूसरी में आ जाएंगे नंबर ऑफ आयंस। अब नंबर ऑफ आयंस में भी स्टूडेंट वही बात होगी, 2 बातें, और वो 2 बातें स्टूडेंट कौन कौन सी हैं उसमें देखें। 2 बातों में सबसे पहली बात, उसी तरह से टोटल आयंस फाइंड किए जाएंगे, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट यहां पे क्या होंगे, इंडिविजुअल आयंस की तादाद मालूम की जाएगी। अब स्टूडेंट टोटल आयंस देखें, हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन है, 1 नेगेटिव आयन, टोटल आयंस 3 है। तो स्टूडेंट अगर एक मॉलिक्यूल में 3 आयन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, आप इस क्वांटिटी को 3.01 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 1.5 Na। ठीक है, अब आप इसको इस नंबर में कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए स्टूडेंट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.03 आंसर आएगा, 3 को 3.01 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट इंडिविजुअल आयंस के केस में अगर हम देखें तो इंडिविजुअल आयंस के केस में हमारे पास अगेन यहां पे 2 बातें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, पहली बात तो उसी तरह देखें स्टूडेंट, हमारे पास होंगे H पॉजिटिव आयन, और दूसरी चीज जो यहां पे हम देखेंगे स्टूडेंट वो होंगे सल्फेट आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस देखें, एक मॉलिक्यूल में 2 H पॉजिटिव आयन है तो हमारे पास आंसर आएगा सिंपल Na, और सल्फेट के लिए स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 0.5 Na। क्योंकि देखें जी, एक मॉलिक्यूल में अगर एक सल्फेट आयन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आयन होंगे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आयंस आ गए। एटम्स की बात कर ली, आयंस की बात कर ली स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं चार्जेस की बात करते हैं। हम यहां पे अगली जो चीज स्टूडेंट हमारे पास हमसे पूछी जा सकती है तीसरे नंबर पे यहां पे, वो होगा नंबर ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस स्टूडेंट हमारे पास कितनी तरह के हैं, आप अगर देखें तो 2 तरह के स्टूडेंट चार्जेस है हमारे पास। एक हमारे पास स्टूडेंट होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, हमेशा सेम क्वांटिटी में होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। +2 पॉजिटिव चार्ज, -2 नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2। तो स्टूडेंट देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 ही नेगेटिव चार्ज, तो स्टूडेंट क्या होगा, आप जब पॉजिटिव चार्ज फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप
3.01 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 के साथ, आंसर आएगा सिंपल Na। और स्टूडेंट देखें नेगेटिव चार्जेस भी क्या होंगे, Na के इक्वल होंगे। अब आप देखें आपकी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है स्टूडेंट, आप सिंपली सॉल्व करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ चार्जेस की बात होगी, आयंस की बात कर ली, पॉजिटिव चार्ज की बात कर ली, नेगेटिव चार्ज की बात कर ली। अच्छा जी, अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें हम क्या जो ना मजीद कर सकते हैं, हम इसमें बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। उसके लिए स्टूडेंट मैं करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहां पे जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, आपसे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स का पूछा जा सकता है। स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड को देखें जी, सबसे पहला बॉन्ड तो ये बना हुआ है 1, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। स्टूडेंट अब देखें इसमें जो आपसे चौथे नंबर पे बात आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी फाइंड करने का तरीका कर वही होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, 8। हमारे पास स्टूडेंट अगर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट असल में 0.5 Na है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 Na। और 4 Na की वैल्यू जो ना हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, मतलब मैंने जो आपको पूरा टेबल लिखवाया था उसमें हम कर चुके हुए हैं। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो ना वो 4 मोल्स के इक्वल हमारे पास, मतलब वो 4 Na भी लिख सकते हैं 4। अब यहां पे 4 मोल्स का वर्ड भी आ सकता है, ठीक है जी। 4 मोल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2SO4। अच्छा जी, अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप देखें स्टूडेंट, ये जो 3 और 4 है, चले 3 वाले को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड है, 4 वाला पाई बॉन्ड है, 5 वाले को भी सिग्मा बोलते हैं और 6 वाले को पाई बॉन्ड बोलते हैं। देखा जाए तो स्टूडेंट इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने जाते हैं तो स्टूडेंट देखें सिग्मा बॉन्ड्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट उसका आंसर कितना आएगा, उसमें देखें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड्स है, आंसर आएगा 3Na। ठीक है जी। और यहीं पे स्टूडेंट देखें अगर हम पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे तो पाई बॉन्ड्स का आंसर होगा सिंपल Na के इक्वल आंसर होगा। स्टूडेंट मैं बार बार बता रहा हूं, चीजें आपने कंफ्यूज नहीं करनी। हम सारी कैलकुलेशन कहां से लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, सारी कैलकुलेशन यहां से चल रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, कि अगर एक मॉलिक्यूल में 8 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटी मौजूद है जिसको बेस लेके हम आगे चल रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर आपने सिग्मा बॉन्ड्स की बात की ना स्टूडेंट, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। स्टूडेंट देखें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल यहां पे 6 हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 12। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6Na आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट कि मैं यहां पे छोटी सी कैलकुलेशन भी आपके लिए कर देता हूं आपके आसानी के लिए, कि अगर हम इसको देखें, इस पूरे सिनेरियो को देखें स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे इन 6 बॉन्ड्स के अंदर। तो आपने क्या किया, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6Na। और स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करेंगे तो स्टूडेंट देखें टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और 2। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट आंसर आएगा 2Na। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 4। जब आप 4 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 2Na। मैं आपको बता रहा हूं कितनी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड्स की बात की तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट की बॉन्ड की बात की सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात की तो हमारे पास जो है ना वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। अब यहां पे ये भी पूछा जा सकता है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट 8 बॉन्ड बने हैं ना हमारे पास, ठीक है जी। इन 8 बॉन्ड्स में 16 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो ये पूछा जा सकता है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास टोटल बॉन्ड्स बने 8 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 16 है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8n, एक इक्वल आएगा। बॉन्ड्स 8 हैं, कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं स्टूडेंट? 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। तो जब उस 16 को 3.01 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट वो 8n, एक इक्वल हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा जी, अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें बात क्या पूछी जा सकती है? नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो बात आ सकती है वो आ सकती है जी फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछे जाए। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स में स्टूडेंट क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है टोटल पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए स्टूडेंट तो याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो सकते हैं, ठीक है जी, होते ही सेम है, हो नहीं सकते। फिर देखें स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। अब स्टूडेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स काउंट कीजिएगा, टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैं किन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं? टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान, थोड़ी सी लेंथी आपको लगेगी। देखिए जी, हम कैलकुलेशन को जो ना वो यहीं पे कर लेते हैं। ये मैंने लिखा H2SO4, आपको समझाना है ना बात, तो समझाने के लिए कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 mass 1, एटॉमिक नंबर 1 mass 1, एटॉमिक नंबर 16 mass 32, और इन सब में देखें 8 and 16। अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे जो कैलकुलेशन करने लगा हूं, हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन, और हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन्स। देखें जी, हाइड्रोजन के अंदर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर हम सल्फर को देखें तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड प्लस 8, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। प्रोटॉन्स की तरह स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, वो सेम एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 4 ऑक्सीजन एटम है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है जी। 16 इसमें हम और ऐड कर लेते हैं तो 48, और 2 जब इसमें स्टूडेंट हम और ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कहीं पे गलती ना हमारी हो जाए ये वाली। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50 ही स्टूडेंट हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे। और न्यूट्रॉन्स को देखें तो चूंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं है स्टूडेंट, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्टूडेंट आएंगे ना वो होंगे 48 न्यूट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट देखें, अगर टोटल पार्टिकल्स की बात करें तो 50 और 50 100 और 48 148 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स स्टूडेंट। उसके लिए देखें एक मॉलिक्यूल में 148 पार्टिकल्स हैं, तो आप जब 3.01 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 148 से तो स्टूडेंट आगे इसका आप आंसर लिख सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है, 148 का स्टूडेंट जब आप हाफ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 148 को जब हम हाफ करेंगे 50 एंड 24, इट्स 74 n, एक इक्वल इसका आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट हम बात करें 50 इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आएगा 25 Na, ठीक है। और प्रोटॉन्स भी 25 Na एक इक्वल होंगे, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो स्टूडेंट 24 n एक इक्वल आ सकते हैं, ठीक है जी। ये आ नहीं सकते, डेफिनेटली इतने ही होंगे हमारे पास। तो हमने बात की फंडामेंटल पार्टिकल स्टूडेंट। अब देखें कितनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं मोल्स के टॉपिक में। मैस ऑफ सब्सटेंस गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं, तरीका बता दिया आपको। नंबर ऑफ एटम्स में टोटल एटम पूछे जा सकते हैं, इंडिविजुअल एटम्स पूछे जा सकते हैं आपसे। आइंस में जब आएंगे तो टोटल आइंस और इंडिविजुअल आइंस पूछे जा सकते हैं आपसे। आप जब चार्जेस में आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछा जा सकता है। आइंस हम पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की तादाद एक अलग बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक अलग बात है। जब हम बॉन्ड्स पे आते हैं तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स पूछे जा सकते हैं आपसे, डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड ही होता है।
सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का पूछा जा सकता है, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूछा जा सकता है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पूछा जा सकता है। हम फंडामेंटल पार्टिकल्स में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का पूछा जा सकता है। सेम क्वांटिटी के साथ हमने सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट यहां पे सोल्व की है। अब स्टूडेंट देखिए, इन्हीं सभी चीजों को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा काम है। देखिए जी, अगर आपको पूछा जाए कि 74 Na के इक्वल हमारे पास टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो बताए सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होगा। स्टूडेंट हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स गिवन है, ये पार्टिकल्स है ना, तो हमने कहां जाना है स्टूडेंट, पार्टिकल से हमें सबसे पहले मोल में जाना पड़ेगा। तरीकाकार क्या होगा, आपने जब मोल में वापस जाना होगा तो स्टूडेंट आप इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे आप इस क्वांटिटी को, सिंपल सी बात। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, आपको 74 Na का जो ना वो मास लिखना। डेफिनेटली स्टूडेंट आपसे ऐसी क्वांटिटी नहीं पूछी जाएगी जिसमें इतनी ह्यूज अमाउंट में फंडामेंटल पार्टिकल्स हो। आपसे कोई ऐसी चीज पूछी जाएगी जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद बहुत कम हो, ताकि वो उस रेंज में रहे नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको आप बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। मींस वो पार्टिकल्स 2, 4, 5 मोल्स की हद तक रहे। तो तरीका अगर क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखने आपने। इस फॉर्म में पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे आप, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स से फिर मास को फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट आपको, मतलब ये तो हमने ना एक सीक्वेंस से ऑर्डर किया है। अब असल में जो एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे ना आपको स्टूडेंट, ये भी सीक्वेंस आ सकता है एज इट इज, इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं। मींस आपको इनमें से कोई भी क्वांटिटी गिवन होगी और आपसे मास पूछा जाएगा, इनमें से कोई भी क्वांटिटी गिवन होगी आपसे मोल्स पूछे जाएंगे, आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तमाम वो क्वेश्चन है जो एंटी टेस्ट में नंबर ऑफ मोल्स वाले टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट यहां पे मैंने स्टाइकोमेट्री की बात अभी नहीं की, ठीक है। स्टाइकोमेट्री को हम अलग जो ना वो एक लेक्चर में डील करेंगे। अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रो नंबर की बात की है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपने चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इस लेक्चर को स्टूडेंट आप कंप्लीट देखिएगा। ये जो लेक्चर होगा आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रो नंबर के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो आपकी रिजोल्व हो जाएंगी। इस इंफॉर्मेशन को, इस लेक्चर को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। कम टाइम में आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से समराइज कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, प्रैक्टिस करना स्टूडेंट ना भूलिएगा, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आपसे ये चीजें सोल्व होने वाली नहीं है, इसलिए इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट अपनी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है स्टूडेंट, बहुत सी मेहनत करनी है। और दुआओं में याद रखिएगा मुझे स्टूडेंट। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।